नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर अहम जानकारी, सपा की कल सहयोगी दलों के साथ अहम बैठक होगी। सहयोगी दलों के अध्यक्ष और विधायक भी इस बैठक में शामिल होंगे। सपा दफ्तर में कल सहयोगी दलों की बैठक होगी, जिसमें जयंत चौधरी, ओपी राजभर भी बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर अहम जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। सहयोगी दलों के साथ में कल समाजवादी पार्टी बैठक करने वाली है। आपको बता दें कि 2022 यानी कि अब से कुछ दिनों पहले जो चुनाव हुए हैं उसको एक गठबंधन के तौर पर समाजवादी पार्टी ने लड़ने का काम किया। हालांकि हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस दौरान कल जो है इसी पर चर्चा करने के लिए, मंथन करने के लिए बैठक होगी, जिसमें तमाम सहयोगी दल, विधायक और जो प्रभारी हैं वो मौजूद होंगे। तौकीर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? तमाम सहयोगी दलों के साथ मुलाकात होगी। हालांकि शिवपाल यादव से जब आपने बातचीत करी थी तो उन्होंने कहा कि उनको सपा की विधायक दल की जो बैठक थी उसमें बुलाया नहीं गया। क्या वो कल इस बैठक में शामिल होंगे जिसका जिक्र नरेश उत्तम पटेल ने किया था? जी बिल्कुल। देखिए, इस बार न्योता शिवपाल यादव को भी किया है, साथ ही पल्लवी पटेल को भी किया है, और साथ ही जो राजभर है और जयंत चौधरी जो आरएलडी के चीफ है उनको भी किया है। लेकिन माना जा रहा है कि शिवपाल यादव शायद इस बैठक में नजर ना आए, क्योंकि शिवपाल यादव का कहना था कि वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, और इसी के साथ ही पल्लवी पटेल जो है, जिन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हराया सिराथू में, वो भी समाजवादी के सिंबल पर थी। तो कहीं ना कहीं उनको पहले वाली जो बैठक हुई 26 तारीख को, उसमें बैठक में शामिल होना चाहिए था, क्योंकि समाजवादी दल की बैठक थी और जो भी समाजवादी पार्टी के नेता थे, जो कहें जो साइकिल के सिंबल पर चुनाव जीत कर आए थे, उनको उस बैठक में शामिल होना था। पल्लवी पटेल के बारे में माना जा रहा है कि वो इस बैठक में शामिल हो सकती है, लेकिन अभी संशय बना हुआ है शिवपाल यादव पर, क्योंकि उनका कहना था कि वो जब समाजवादी पार्टी के विधायक है तो उनको उस बैठक में शामिल होना चाहिए था। ये फिलहाल एक बड़ी बैठक मानी जा रही है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का भी चुनाव होना है। जो सहयोगी दल है वो भी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव को चुनेंगे, या यूं कहे कि औपचारिक तौर पर घोषणा होगी। इसके बाद जब विधानसभा की एक बैठक होनी है, जिसमें जो सभी जीते हुए विधायक हैं वो शपथ लेंगे 29 तारीख को, उसमें किस तरह की भूमिका रहेगी समाजवादी पार्टी की और अन्य सभी सहयोगी दलों की, क्योंकि अब सत्र भी शुरू होने वाला है, और सत्र में किन मुद्दों को उठाया जाएगा, जो जरूरी मुद्दे हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या होंगे, उस पर भी रणनीति बनेगी, उस पर भी बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया तौकीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बहुजन समाज पार्टी की कड़ी हार के बाद पार्टी की मुखिया मायावती ने आज समीक्षा बैठक करते हुए कड़ा कदम उठाया है। मायावती ने बसपा उत्तर प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी को भंग करने के साथ ही 3 चीफ कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति की है। मायावती ने पार्टी में परिवर्तन करते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद को बसपा का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए 3 चीफ कोऑर्डिनेटर बनाए हैं। मेरठ के मुनकाद अली, बुलंदशहर के राजकुमार गौतम और आजमगढ़ के विजय कुमार को प्रदेश के सभी कोऑर्डिनेटर रिपोर्ट करेंगे। ये तीनों नाम सभी कोऑर्डिनेटर पर निगाह रखेंगे। योगी सरकार 2.0 में दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बनने के बाद भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद में भाजपा एमएलसी सत्यपाल सैनी के कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता, मेयर विनोद अग्रवाल और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के साथ हमने बड़ी सफलता हासिल करी है, उसका श्रेय जनता को जाता है। उन्होंने कहा कि अब हमें उसी जनता के लिए और प्रदेश की बेहतरी के लिए सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए काम करना है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने इस प्रदेश में बड़ी सफलता अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत और उनके परिश्रम से हमें मिली है। हम लोग जो हमारे प्रदेश की उन्नति के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम करने हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे और उत्तर प्रदेश को एक बेहतर उत्तर प्रदेश बनाने के लिए हम सब लोग संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, अच्छे मन से काम करेंगे प्रदेश की बेहतरी के लिए, क्षेत्र की बेहतरी के लिए। माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो भी हमारा एजेंडा है, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, सब पर कार्य योजना हमारी बन गई है। बेहतरी से इस पर काम करेंगे। कुशीनगर जिले के रामकोला थाने के
कटघरही गांव में मुस्लिम युवक को बीजेपी प्रचार करने और सरकार बनने पर मिठाई बांटने के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है। मुस्लिम युवक को उसके पटीदारों ने जमकर पीटा, जिसके बाद युवक को जिला अस्पताल और फिर लखनऊ रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना बीते 20 मार्च की बताई जा रही है। मृतक का शव आज गांव में पहुंचा तो लोग आक्रोशित हो गए थे। लोगों ने शव का अंतिम संस्कार करने से मना तक कर दिया। मामला सत्ताधारी दल से जुड़ा होने की वजह से प्रशासनिक अमला भी सक्रिय नजर आया। क्षेत्रीय विधायक भी मौके पर पहुंच गए। मृतक बाबर के परिजनों का कहना था कि पड़ोस में रहने वाले पटीदार इस बात पर नाराज थे कि बाबर भाजपा का प्रचार क्यों कर रहा है। कई बार बाबर को भाजपा का प्रचार करने से मना भी किया गया। बात नहीं मानने पर उन्होंने बाबर को पीटा, इतना पीटा कि वो अधमरा हो गया और फिर छत से नीचे फेंक दिया गया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दृष्टया डेड बॉडी उठाने को लेकर विवाद था, जिस विवाद का निस्तारण किया गया है। परिजनों द्वारा एफआईआर लिखा दिया गया है। सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज हो गया है। अब इन लोगों द्वारा बताया गया कुछ और लोगों का नाम ये लोग देना चाहते हैं। विवेचना में वो नाम टेकअप किया जाएगा और न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हुए कड़ी से कड़ी सजा दी। बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ सारे अधिकारी हैं, डीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, एसएचओ हैं, जो भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। ढूंढवा के पकड़वाएंगे इन लोगों को। इन लोगों को समझ में आएगा कि इस तरह से कृत्य किए हैं, इनका नस्ल दोबारा करने की कोशिश नहीं करेगी। इसलिए बता रहे हैं, जो भी इसमें संलिप्त तो कोई बचेगा थोड़ी, दोबारा कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। ये हमारा वचन है। मुजफ्फरनगर में आज साउथ का दौरा करके अपने गृह जनपद मुजफ्फरनगर पहुंचे किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत को फोन पर अज्ञात व्यक्ति ने जान से मारने तक की धमकी दी है और फोन पर गाली गलौज भी की है। राकेश टिकैत ने कहा कि कई बार पहले भी इस तरह की घटनाएं मेरे साथ हो चुकी हैं। पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई ही नहीं कर पाती और न ही घटना का खुलासा हो पाया है। अब अगर दोबारा ऐसी कोई घटना मेरे साथ होती है तो मैं वो फ़ोन नंबर सार्वजनिक कर दूंगा और फिर इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि पुलिस को जब शिकायत दर्ज कराई है तो घटना का खुलासा ज़रूर करना चाहिए और जो इस तरह के लोग हैं उन्हें पकड़कर पूछताछ करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए। किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत को फ़ोन पर जान से मारने की धमकी मिलने पर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं में गुस्सा भी बना हुआ है। मामले क्या है कि ये बहुत से लोग हैं, यहाँ पे तहरीर पहले भी दी, लेकिन पुलिस करती कुछ नहीं है। पहले भी कई तहरीर दे रखी, यहाँ पे भी है, दूसरे थानों में भी है। जहाँ पे घटना होती है तो वहाँ पे देते हैं। अब अगर पुलिस फोर्स नहीं कुछ करती तो हम अब जो भी कोई फ़ोन आएगा किसी का, वो फ़ोन नंबर हम सार्वजनिक करने का काम करेंगे। नहीं, धमकी क्या, गाली गलौज करने के काम करते हैं, मार काट की बात करते हैं, तो इस तरह की बात करते हैं। नहीं, शिकायत करी, पहले भी शिकायत करी, लेकिन उसका भी कोई जवाब पुलिस फोर्स ने नहीं दिया। पहले भी दी, आज भी दी। अगर ये नहीं करेंगे कुछ भी तो फिर इसके बाद में किसी भी नंबर से अगर फ़ोन आएगा उस नंबर को हम अपने सार्वजनिक उस नंबर को करेंगे। अमरनाथ यात्रा 2 साल बाद 30 जून से शुरू होने जा रही है। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करी। उन्होंने कहा कि 43 दिन की पवित्र तीर्थ यात्रा 30 जून को शुरू होगी। यात्रा के दौरान सभी कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि परंपरागत रूप से रक्षाबंधन के दिन यात्रा समाप्त हो जाएगी। बैठक में यात्रा को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के भयावहता को देखते हुए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया था। हालांकि पवित्र गुफा में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बाबा अमरनाथ की पूजा अर्चना जारी रही थी। उत्तर प्रदेश 2022 का विधानसभा चुनाव तो समाप्त हो गया, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी सपा का आमना सामना होने वाला है। विधान परिषद चुनाव में भी एक बार फिर से कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। विधान परिषद चुनाव को लेकर जनता टीवी ने राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय संयोजक अखिलेश सिंह से खास बातचीत करी। इस दौरान अखिलेश सिंह ने कहा कि गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनना चाहिए, सुनिए। उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने आने वाली हैं। ये है चुनाव विधान परिषद का। विधान परिषद के चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं और गांव की सरकार
इस बार किसके पाले में जाने वाली है, सबसे बड़ा यही सवाल है। इस समय हमारे साथ इस समय स्टूडियो में खास मेहमान जुड़े हैं जो राष्ट्रीय पंचायत राज ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय संयोजक हैं अखिलेश सिंह। इनसे ही बातचीत करते हैं कि गांव की सरकार इस बार किन मुद्दों के तहत चुनने वाले हैं। अखिलेश जी, आपका तो पहले स्वागत है जनता टीवी में। बहुत धन्यवाद मैडम आपका, और आभार आपकी जनता टीवी का। कि महात्मा गांधी कहते थे कि भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसता है। एमएलसी का चुनाव होना है, 9 अप्रैल को इनका वोटिंग होगा, 12 को नतीजे आ जाएंगे और आपका इसमें सबसे अहम योगदान होता है। आपका संगठन भी है ग्राम प्रधान का। तो क्या आप देखते हैं कि विधान परिषद के जो एमएलसी चुन के जाते हैं गांव के लोगों के द्वारा, जो प्रधान है, बीडीसी हैं, तो आपको लगता है कि उन मुद्दों को उठाते हैं जो मुद्दों को आप लोग उनके सामने रखते हैं? दरअसल वो चुन के तो हमारे वोट से ही आते हैं। विधान परिषद की जो 36 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के कोटे की, वो हमारे नुमाइंदे होते हैं, हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जो मुद्दे हैं, जो मसाइल हैं, जो मामलात हैं पंचायतों के और गांवों के, वो सदन में बहुत कम ही उन पर चर्चा हो पाती है। इसलिए संगठन ने इस बार एक ठोस रणनीति बनाई है इन चुनावों को लेकर के, और हम यह इंश्योर कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं प्रत्याशियों को संगठन सहयोग कर रहा है, उनका समर्थन कर रहा है जो वायदा करते हैं कि हम उच्च सदन में आपकी बात रखेंगे, आपके लिए नए कानून बनाएंगे, आपके अधिकारों में वृद्धि करेंगे और जो गांव की दुश्वारियां हैं उनको दूर करेंगे। आपने कहा कि हम एक रणनीति बना रहे हैं, वो पहले तो मैं जानना चाहूंगी वो रणनीति कौन सी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, जो पहले होता है, जो चुनाव के बीच में जनता के बीच वोट लेने जाता है, तो वो हमेशा भरोसा ही जताता है कि हम जाएंगे, आप अगर चुन के जाते हैं विधानमंडल में या संसद में तो हम आपकी बातों को उठाएंगे, आपकी जो समस्या है उससे निजात दिलाएंगे, आपके दुख सुख में रात बिरात भरी दोपहरियां खड़े रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो वो रणनीति क्या है, ये समझाइए पहले तो आप। दरअसल हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है और अपनी एक उसकी थीम होती है। अभी जो हमारे एमएलसी थे उसमें बहुमत समाजवादी पार्टी का था उच्च सदन में, और मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस विश्वास से हमने उन्हें चुना था, हमारे प्रधान साथियों ने, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने, हमारे जिला पंचायत के सदस्यों ने, जिला पंचायत अध्यक्षों ने, माननीय ब्लॉक प्रमुख जी लोगों ने, जिन लोगों को चुना था उन्होंने हमारी बात सदन में नहीं रखी। इससे हुआ क्या कि जो अधिकार हमें मिलने चाहिए, जो सहूलियतें हमारी पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों को मिलनी चाहिए, उनसे हम लगातार दूर रह रहे हैं। इसलिए संगठन ने, राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने यह तय किया कि हम हर प्रत्याशी से बात करके ये तय करेंगे कि वो हमारी बात सदन में रखने के लिए सहमत हैं या नहीं है। एक चीज और हम लोगों ने इसमें इंश्योर की है, इस बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी हमारी बात हुई है और उनसे भी मैंने इस पर सहमति बनाई है कि आगे आने वाले समय में वो हमारे प्रतिनिधियों की जो दुश्वारियां हैं, उनकी जो कठिनाइयां हैं, उनको दूर करेंगे। शीर्ष नेतृत्व से बातचीत आपने की है, तो शीर्ष नेतृत्व ने आपको आश्वासन दिया है, लेकिन सवाल ये है कि जो आप लोग के अधिकार होते हैं, जो गांव के अधिकार होते हैं, सड़क के मुद्दे हो, हैंडपंप के मुद्दे हो, तमाम तरह के मुद्दे होते हैं, लेकिन उसमें सहूलियत को मिलना, वादे तो होते हैं लेकिन पूरे नहीं होते हैं। लेकिन शीर्ष नेतृत्व में किससे आपने बात की है, ये बता सकते हैं आप? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से लगातार संगठन का 5 साल संवाद हुआ और हर स्तर पर हमने संवाद करके बहुत सारी खामियों को, बहुत सारी व्यवस्थाओं को ठीक कराया है। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार अभी रही है 5 साल, उस सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को एक दिन में 15 घोषणाएं करके अधिकार दिए और आज स्थिति ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश की जो पंचायती राज संस्थाएं हैं और उनके प्रतिनिधि हैं, कई विषयों में, कई मामलों में तो वो पूरे देश में नंबर 1 है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। ये थे राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय संयोजक अखिलेश सिंह। अखिलेश सिंह जिस नाम का चर्चा कर रहे थे, श्वेता सिंह इनकी पत्नी है, जो कि लतीफपुर गांव को मॉडल गांव बनाने में, स्मार्ट गांव बनाने में सबसे ज्यादा उनका योगदान रहा है और जमीन पर उतरकर लगातार वो संघर्ष के साथ मेहनत करती रही हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि जो 36 सीटों पे विधान परिषद का चुनाव होना है, उन चुनाव तो हो जाएगा, लेकिन क्या जो गांव-गांव में घूमकर उन ग्राम प्रधानों से वोट की ताकत से विधान परिषद पहुंचते, क्या वो उन मुद्दों को उठाएंगे या वादा खिलाफी करेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आत्मनिर्भर गांव तभी बनेगा जब हम तकनीक की सहायता लेंगे।
कैमरा में रियाज के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। हरिद्वार में आयोजित दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह में महामहिम रामनाथ कोविंद, सीएम धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह सहित कई मंत्रियों और विधायकों ने शिरकत करी है। राष्ट्रपति महोदय की